हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं 10th क्लास का हिंदी। और 10th क्लास में आप लोगों को दो हिंदी का किताब पढ़ना है। पहला पुस्तक का नाम है गोधूली और दूसरा का नाम है वर्णिका। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं गोधूली। और गोधूली के एक एक चैप्टर से पढ़ाते पढ़ाते 8 चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं। और आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं 9वां चैप्टर, जिसका नाम है आविन्यो। तो अभी यहाँ पर आपके सामने आविन्यो चैप्टर शुरू होने वाला है। और आविन्यो चैप्टर के इसमें पूर्ण रूप से कहानी के बारे में बताया जाएगा। इसमें नहीं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव मिलेगा इससे, और नहीं सब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो का आपको इंतजार करना होगा। तत्काल इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया अशोक वाजपेयी, यानी अशोक वाजपेयी के थोड़ा सा जीवन का परिचय कर लेते हैं। कहते अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को कहाँ में? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। दुर्ग के कौन गढ़ में? छत्तीसगढ़ में। लेकिन रहने का काम करते थे सागर। और सागर पड़ता है कहाँ में? तो मध्य प्रदेश में। यानी कहने का मतलब है कि इनका जन्म स्थान भले छत्तीसगढ़ है, लेकिन रहने का काम करते थे मध्य प्रदेश में। कहते इनके माता का नाम है निर्मला देवी और पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। और पिताजी का नाम क्या है जी? परमानंद वाजपेयी। सबसे पहले शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर से पढ़े लिखे। फिर सागर विश्वविद्यालय से बीए किए। और उसके बाद कहते हैं कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इंग्लिश साहित्य से एमए किए। और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाए। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पर रहे, सेवा भी दिए। और फिर दिल्ली भारत सरकार के कला अकादमी के निदेशक हुए। देखिए, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पहला, अशोक वाजपेयी कौन से पाठ के लेखक हैं? तो आविन्यो। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। मूल निवास कहाँ के थे? तो सागर मध्य प्रदेश। इनके माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। पिता का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं, यही से समझ भी सकते हैं। देखिए, इसी तरह से और आगे बताया गया है कि अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें पहला का नाम है शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना, अगर एग्जाम में पूछ दे कि शहर अब भी संभावना है या किन की प्रमुख कृतियां है, तो बोलना है कि अशोक वाजपेयी का। इसके बाद लिखा हुआ एक पतंग अनंत में। तो एक पतंग अनंत में लिखने वाले कौन थे? तो ये भी थे अशोक वाजपेयी। फिर इसके बाद लिखे हैं कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं ओ वहीं, बहुरी अकेला। ये सब लिखे थे। इसके कविता का भी संकलन प्रमुख है। इसके बाद कुछ कुछ और भी रचित किए हैं, पुस्तक भी लिखे हैं, जैसा फिलहाल हो गया, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प, कवि कह गया, ये सब उल्लेख किए हैं। फिर वे संवेद, पूर्वग्रह जैसे साहित्य के पत्रिकों के बारे में भी लिखे हैं। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला, प्रतिष्ठित पुरस्कार भी सम्मानित किए गए। फ्रेंच सरकार के द्वारा भी ऑफिसर अवार्ड इन्हें मिल चुका था। 2004 में इन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए, यहाँ पर कितना जबरदस्त इनका फोटो दिया गया है, एकदम बिल्कुल जबरदस्त फोटो है इनका। किनका? तो अशोक वाजपेयी का। देखिए, अशोक वाजपेयी का फोटो भी है और इनके बारे में शॉर्ट सारांश भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ नहीं दिया गया जो हम बताने वाले हैं। अशोक वाजपेयी के जीवन का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, ये अशोक वाजपेयी, ये भी ठीक है। इनका नाम है अशोक वाजपेयी। जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ में? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद रहने का काम कहाँ करते थे? मध्य प्रदेश में। इनके माता का नाम निर्मला देवी, यहाँ नहीं दिया गया लेकिन हम जानते हैं। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, यहाँ नहीं दिया लेकिन हम जानते हैं। इनके पत्नी का नाम उपलब्ध नहीं, पुत्र का नाम उपलब्ध नहीं, पुत्री का नाम उपलब्ध नहीं। कहते हैं कहाँ से पढ़े लिखे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से उस शिक्षा की तैयारी की है। यह कवि के रूप में भी थे, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, और इसके अलावा संस्कृति आलोचनाकार भी थे।
तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, इसको जिससे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इन्हें कुछ कुछ कार्य क्षेत्र वाला भी काम किए और इन्हें कुछ कुछ रचना भी करने का मौका मिला। तो सबसे पहले जो रचना की उसका नाम रखे थे शहर अभी संभावना है। फिर लिखे कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, समय के पास समय, और भी कई महत्वपूर्ण कृतियां इनके द्वारा लिखा गया है जो अभी तत्काल यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कहते हैं साहित्य की विशेषताएं के क्या है, तो कहते हैं अशोक वाजपेयी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भी हैं। मानवीय संवेदना, प्रेम, प्रकृति, सामाजिक चिंतन, सुंदर चित्रण मिलता है। कहते इनको सम्मान भी मिल चुका है साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में। अशोक वाजपेयी के बारे में कुछ कुछ और भी बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो चैप्टर हम शुरू करने वाले उसका नाम है अभिनय। तो अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अभिनय चैप्टर को। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं लगभग 10 वर्ष पहले बार यह अभिनय शहर में गए थे लेखक घूमने के लिए। जब गए थे तो देख करके बता रहे हैं कि यह जो अभिनय शहर है यह एक नदी के किनारे बसा हुआ है, और जिस नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है उसका नाम है रोन नदी। क्या नाम है जी, उसका नाम है रोन नदी। तो अगर आपसे पूछे कि अभिनय शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अभिनय शहर जो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ में बसा हुआ है, तो दक्षिण फ्रांस में। और यह पुराना शहर है जो कुछ समय के लिए पोप की राजधानी भी थी। कहते गर्मियों में, कौन सा मौसम में, गर्मियों के मौसम में फ्रांस और यूरोप के लोगों के द्वारा एक यहाँ पर बहुत बढ़िया लोकप्रिय रंगमंच समारोह हर साल होता है, और उसमें भारत का यह केंद्र था। कहते हैं कि पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत सबसे पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। यानी सबसे पहले महाभारत प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। यानी लेखक कर रहे हैं कि जब यहाँ पर महाभारत प्रस्तुत करने वाले थे, प्रकाशित करने वाले थे, तो हमको निमंत्रण भेजे, तो हम वहां गए। तब गए तो देखते हैं कि पत्थर की खदान में यह शहर स्थित है, और कुछ किलोमीटर दूर तक अभिनय शहर फैला हुआ है। भव्य बड़ा सा फोटो भी है, और सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक है। कहते कुछ दिन के लिए वहां ठहरे, कुमार गंधर्व भी साथ में आए थे। वो भी एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गए थे। कहते हमारे साथ और भी लोग गए जो वही पुराने आवास में रह रहे थे। और इस समारोह के दौरान अनेक भी चर्च, पुराने स्थल रंगस्थली बदल जाते हैं। तो इसके बाद दिया गया है कि रोन नदी और अभिनय का एक हिस्सा लगभग स्वतंत्र है। नाम यहाँ पर है विल्नस द अभिनय। कहते अर्थात अभिनय का नया गांव शायद कहना चाहिए, नहीं बल्कि बस्ती यहाँ फ्रेंच सरकार ने, कहते हैं कि यह जो अभिनय शहर था इसको फ्रेंच सरकार ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बहुत बढ़िया किला बनवाया। तो किला कहाँ के लोग बनवाए, तो फ्रेंच सरकार के लोग बनवाए। और यह जो शहर था कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ भी बना, जिसे ला शत्रुज के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं 14वीं सदी से फ्रेंच सरकार के जो लोग थे धार्मिक रूप में इसका उपयोग कर रहे थे, और यह संप्रदाय मौन में विश्वास करते थे। यह कौन सा मौन में विश्वास करते थे, तो संप्रदाय में। इसके बाद कहते हैं कि उसकी इमारत के साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया, कब, जब वहां झगड़ा हो गया तब, और उसमें रहने लगे। तो जब रहने लगे तो इसके बारे में जानकारी इनको मिला, तो शुरुआत में तो लाश रुच का उपयोग रहने के लोग कर ही रहे थे। फिर उसे पैसा देकर उस जमीन को, पुराना जो जमीन था अभिनय शहर, उसे फिर खरीदा गया। देखे दिया गया हुआ। तो कहते हैं कि इमारतों का नया स्वरूप दिया गया, संवेदनता, सुंदरता के बारे में बताया गया, रूपांतरण कुछ बदलने की कोशिश भी की गई, और एक संरक्षित अच्छा सा स्मारक बनाया गया जहां पर सबसे पहले कला केंद्र स्थापना किया गया। कहते इन दिनों रंगमंच लेखन से जुड़ा हुआ काम वहां होते रहता है। वहां रंगकर्मी कहिए, रंग योजक कहिए, अभिनेता कहिए, नाटककार कहिए, ये सब लोग वहां आते हैं। और पुराने ईसाइयों जो संत लोग हैं यहाँ पर चैम्बर्स में जाकर के कुछ समय के लिए रहते भी हैं, कुछ रचना भी करते हैं, कुछ काम करने में समय भी बिताते हैं। तो कहते हैं कि जब लेखक वहां पर गए तो बता रहे कि यह जो अभिनय शहर थी यहाँ पर 2 गो कमरा था। कितना कमरा था, 2 कमरा था, जो बहुत बढ़िया से सजाया गया था। और उस समय फर्नीचर 14वीं सदी जैसा था, यानी 14वीं सदी में फर्नीचर का वहां कुछ कुछ सामान भी उपलब्ध था। इसके अलावा वहां सा रसोई भी घर था, स्नान घर भी था,
और एक अत्याधुनिक संगीत की व्यवस्था भी थी। कहते यहाँ का जो चैम्बर्स था ना, इसके जो मुख्य द्वार थे वह चारों ओर बने हुए गलियारों में खुलते थे। पीछे आंगन भी है, पीछे का एक रास्ता, मतलब आगे से घुसिए और पीछे से निकल जाइए आवास के। इतना बढ़िया था कहाँ में व्यवस्था, तो आविनियो में। कहते हैं कि यह बता रहे हैं कि आविनियो शहर में सुविधा क्या था, तो 5 दिन, सप्ताह में होता है 7 दिन, लेकिन 5 दिन शाम को सबको एक साथ एक स्थान पर बैठा करके भोजन दिया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि बाकी जो 2 दिन है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर रात का भोजन मिलता है। और चैम्बर भी काफी अच्छा है। दिन में औसतन 50 के सैलानी यह जगह को देखने आते हैं। यह जगह बहुत शांत जगह है। कहते इसके आसपास छोटा छोटा गांव भी है, जहाँ पुस्तक के, पत्रिका के दुकान भी है, डेवलपमेंट स्टोर भी है, रेस्टोरेंट भी है, और आसपास और भी शहर भी है। यहाँ तरह तरह के व्यवस्था भी है, बस व्यवस्था है। फ्रांस सरकार के सौजन्य से ये जो लास ब्रुज है, कुछ दिनों के लिए उनको न्योता मिला गर्मी के मौसम में जाने के लिए। तो जब इनको गर्मी में न्योता मिला जाने के लिए, तो सोच के गए थे कि हम जा रहे हैं तो 1 आध महीना रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ 1 महीना न रह के यह रहे वहां 19 दिन। और 19 दिन रह गए कब तक, 24 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर 1994 दोपहर तक टिके। एग्जाम में पूछ सकता है कि कब से कब तक रहे थे, तो 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 ईस्वी दोपहर तक वहां रहे। और अपने साथ क्या लेकर के गए थे, तो हिंदी टाइपराइटर 3-4 गो पुस्तक लेकर के गए, कुछ संगीत के टेप्स भी लेकर के गए, और वहां पर जाकर के कुछ कुछ लिखने का भी काम कर रहे थे, और वहां के जीवन के बारे में बताते हैं। अब देखिए, एकांत में रहने के बाद कुछ अनुभव किए थे 19 दिन में। जो अनुभव किए 19 दिनों में, तो 35 कविता, 27 गद्य लिखे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक वाजपेयी 19 दिन में कितने गद्य लिखे, तो देखिए गद्य की संख्या कितनी है, तो 27, और कविता की संख्या कितनी है, तो 35। कहते आविनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र भी रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है, जिसका नाम है ला मादामोजेल द आविनियो। इसके बारे में कुछ और कवित्रियों के बारे में बताते हैं। लगभग इसके अलावा 30 गो और भी छोटा छोटा कविता कहाँ रह के लिखे, आविनियो शहर में रह करके लिखे हैं। कहते ला सत्रोज एक निर्देशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी, उपलब्धि में इतने कम अचरज हुआ था। कहते अचरज मुझे कम नहीं था, वहां के सुंदरता के बारे में, वहां की सघनता के बारे में, सुनसान जगह के बारे में, ये सब के बारे में कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिए कि देखो जगह कितना सुंदर है, कितना सघन है, कितना सुनसान है, कितना पवित्र है। ये सब के बारे में इनको लिखने का जब मौका मिला, तो यह लिखे 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य, जिसमें पहला का नाम रखे थे प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यानी यहाँ पर एक कविता भी प्रस्तुत किया गया है, और इस कविता का नाम रखते हैं प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो कहते हैं पत्थर को देखे तो क्या सोचे, सुनिएगा। कहते हैं कि किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। पत्थर को देख के कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, हम पूछना चाह रहे हैं कि यह जो पत्थर है देवता की प्रतीक्षा कर रहा है या किस समय की प्रतीक्षा कर रहा है। पता न किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है यह भी मुझे मालूम नहीं है। कहते रेसा रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा छिरते हुए प्रतीक्षा रहते हैं पत्थर। कहते कि पत्थर जब वहां पर इंतजार करता है, तो लगता है कि रेसा रेसा जैसा झिर गया, सिरा सिरा जैसा छिल गया, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा में रहते हैं। कहते हैं जब वह पत्थर कहीं बाहर में रहता है, तो बरसात के दिन में उस पर पानी भी गिरता है, सूखी पत्तियां भी गिरती है, धूप भी गिरती है, तरह तरह की आवाज भी सुनने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी पत्थर वहां से कहीं भागते नहीं है। देखिए भींच भींच कर दिया है, भाई भाई लिखा हुआ। कहते भाई भाई करता रात का बियाबान, और अंधेरा अपने हृदय में। कोई प्राचीन बात है दोहराए हुए। कहते हैं कि जब पत्थर रात में रहता है, तो उसे लगता है कि कोई अजीब तरह की आवाज सुनाई दे रहा है। तो उस आवाज को सुन के इन्हें डर लगता है कि नहीं लगता है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना बात को दोहराते रहता है और प्रतीक्षा में बैठल रहता है। और बैठल कहाँ पे रहता है, तो अभिनय शहर है जो पत्थर। कहते हरे सपना भूरी पहलियां पीला पड़ता समय,
झांकते नहीं, झांझी भाषा आदि में घेरता, सब घेरता पत्थरों को। कहते कि हरे हरे सपना लोग लेकर के जा रहे हैं और भूली पीलियां पीला पड़ता समय, कहते लोग हरे हरे सपना लेके जाते पत्थर के पास, और पत्थर कहीं अंधेरा में लगता है कि ऐसे बैठे हुए, सब घेर रहा पत्थर को। फिर उसमें अगोरने के लिए कोई एक आदमी चल जाता है, तो कहते ये कि बेहूदी चौगन्ने में खड़े रहते हैं पत्थर, कहते बेहुदा सा पत्थर की मूर्ति को देखिए, जहां है वही रहेगा, न वो आपके सामने सिर झुकाएगा, न वो प्रणाम करेगा, न प्रार्थना करेगा, कुछो काम करेगा, लेकिन पसीजने वाला नहीं है। बिना शब्द के वो कविता भी लिख सकता है पत्थर, इतना शक्ति है। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करता है पत्थर, लेकिन हम लोग पत्थर के पास जाएंगे ना तो माथा झुका के प्रार्थना भी करेंगे। इसके बाद देखिए लिखे नदी के किनारे नदी। तो आपको हम बताए थे कि लेखक अविन्यो शहर में गए थे, तो एक नदी था और उस नदी का नाम था रोन नदी। तो रोन नदी के पास जब यह गए तो वहीं पर बैठे हुए थे। जब बैठ करके एकदम एकांत में एक टग से नदी के जल प्रवाह को देख रहे थे। जब देख रहे थे तो देखते देखते इनको ऐसा लगा कि जो नदी का जल है जो बह रही है, वो जल बह नहीं रही है, वह जल स्थिर है, और जिस तट पर हम बैठे हुए हैं ना, यह तटे बह रही है। तो आप लोग को भी कभी कभी ऐसा महसूस होगा, कब? जब ट्रेन पर बैठ जाइएगा और खिड़की से देखिएगा, जब ट्रेन हल्का सा खुलने की कोशिश करेगी या खुलेगी, या बगल वाला अगर ट्रेन खुलती है तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी ट्रेन खुल गई है। यानी कभी कभी खिड़की से अगर झांकिएगा तो लगेगा कि पेड़ पौधा भागते जा रहे हैं और हम लोग यहीं पर है, गाड़ी यहीं पर के यहीं पर है। तो वैसा ही किनको प्रतीत हो रहा था? तो अशोक वाजपेयी को। कब? जब नदी के पास जल प्रवाह को बैठ के देख रहे थे तब। तो कहते हैं कि नदी के पास अगर बैठे रहेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि नदी के साथ हम बहिए जाएंगे। और कहते हैं नदी स्थिर होती है, तट ही बहते रहते हैं। तो कहते हैं नदी के पास ना नदी के साथ बैठना। बैठे बैठे इनको विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा नदी चेहरा से संबंधित लिखी गई एक कविता की याद आती है। उस कविता में विनोद कुमार शुक्ल जी कुछ कुछ बताए हैं, और बताए क्या है ये देखिए। जब बैठ करके नदी चेहरा के बारे में क्या बताते हैं, तो नदी के किनारे जब रह करके नदी में देख रहे थे, तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे जब जाके बैठ पाते तो हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाता है, क्योंकि नदी का प्रतिबिंब बनता है चेहरा पर। और नदी किसी को आमंत्रण नहीं करती, वह सबको भींगेती है, अपने साथ करती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह भी गए नदी बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। उसको नहीं, नदी के समान कहते हैं कि नदी के अगर हम पास बैठेंगे तो हम भी नदी के समान हो जाएंगे। और कहते हैं कि जब हम नदी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से, कभी कल्पना करिएगा अगर हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी पढ़े या कविता पढ़े, उसमें शब्द एक की अनेक अनेक, और हर एक शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि नदी के पास जब हम बैठे हुए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि नदी में जल अनंत है, और पता ना कब से नदी में धारा बह रही है, बहते जा रही है, लेकिन फिर भी तक पानी की कमी नहीं हुई है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी में जल अनंत होती है, उसी प्रकार से कविता में शब्द भी अनंत होती है। और नदी के किनारे नहीं, नदी की कविता हम तस तस रह पाते। कहते हैं कि हम कभी खुलेपन से गए तो उसकी अनुभूति से बच नहीं सकते, और नदी और कविता में हम बरबस से शामिल हो जाते हैं, जैसे हमारे चेहरों पर नदी क्या बनती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम नदी में देखते हैं तो उसकी आभा हमारे चेहरे पर पड़ती है, और उसी प्रकार से अगर हम कविता भी पढ़ते हैं तो उसकी आभा भी हमारे चेहरे पे पड़ती है। क्योंकि अगर कविता हंसी वाला है तो हंसेंगे, सोचने वाला है तो सोचेंगे। तो जिस प्रकार से नदी की आभा चेहरा पर पड़ रही है, उसी प्रकार से कविता की आभा भी चेहरा पर पड़ती है। और इस कविता में दोनों नास्वर है। कहते हैं कि एक पंक्ति में उत्तर मिलेगा कि कैसी तुम नदी हो, तो उत्तर होगा जैसे तुम कविता हो। यानी जिस प्रकार से नदी में जल अनंत है, उसी प्रकार से कविता में शब्द भी अनंत होते हैं। तो यहाँ तक हम जो बताएं, इसके बाद देखिए आपका चैप्टर द एंड हो गया। यानी इतना ही तक इसमें बताया गया था, और इस चैप्टर को 3 भाग में बांटा गया। पहला अभिनव शहर के बारे में बताया गया है, दूसरा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर बताया गया है, और तीसरा नदी के किनारे नदी बताया गया है। तो हम बताए थे कि जो अभिनव शहर है वो रोन नदी के किनारे अवस्थित है, और कहाँ में अवस्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। और बताए कि जब वहां पर गए तो पत्थर की खदान इनको देखने के लिए मिला।
तो जब वह पत्थर की खदान इनको देखने के लिए मिला तो पत्थर की खदान को देख करके कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि यह जो पत्थर है यह भी किसी की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि जहां पर है वहीं पर है। तो जिस प्रकार से हम लोग किसी की प्रतीक्षा करते हैं, अगर कोई कह दे कि यहीं पर रुकना, हम 10 बजे आएंगे, तो हम लोग 10 बज के 5-10 मिनट तक नहीं हिलेंगे, क्योंकि लगता है कि अगर उन्हें जाएंगे इधर चल जाएगा। तो उसी प्रकार से पत्थर भी है, जहां पर रहती है वहीं रहती है, चाहे बरसात आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे सर्दी आ जाए, जहां है वहीं है। तो यह मनुष्य से कम प्रतीक्षा नहीं करती है, मनुष्य ऐसा करती है। और वो पत्थर के देखने के बाद यह नदी के पास गए। जब नदी के पास जाके नदी के पास बैठते हैं तो कुछ देर के बाद जब नदी के जल को देखते देखते इन्हें अनुभव होता है कि जिस प्रकार से कविता में शब्द अनंत होते हैं, नदी में जल अनंत होते हैं, क्योंकि इतना पानी बढ़ने के बहते 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 कितना देर से बह रही है, लेकिन फिर भी पानी की कमी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से तीनों के बारे में बताया गया, और अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे। उसमें आप लोगों को हम जितना हो सके आवश्यकता से अधिक लाएंगे। धन्यवाद। आज की सेवा यही समाप्त है।